हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आयरन के यूजेस, मेटाबॉलिज्म एंड आयरन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है एंड एब्जॉर्प्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गाइटन फिजियोलॉजी एंड बायोकेम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आयरन के दो सोर्सेज होते हैं, एक है हीम सोर्स एंड दूसरा है नॉन हीम सोर्स। हीम सोर्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन हीम आयरन। अब हम देखते हैं कि हीम सोर्स कैसे विद इन इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होता है और नॉन हीम सोर्स ऑफ आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है विद इन इंटेस्टाइन। ये जो हीम सोर्स है ये तो डायरेक्ट हीम कैरियर प्रोटीन्स होती हैं विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन। तो ये हीम कैरियर प्रोटीन्स विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन इनको क्रॉस करेगा एंड विद इन द ल्यूमिन आ जाएगा ऑफ इंटेस्टाइन में। ये आ गया हीम पर फिर हीम ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन। ऑक्सीजनेज एक्ट करेगा विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन एंड इसमें से Fe+2 फॉर्म रिलीज हो जाएगी। अब इधर देखते हैं कि नॉन हीम आयरन कैसे एब्जॉर्ब होगी विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन। ये होती है Fe+3 फॉर्म में। पहले इसको जब भी हमने मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना होता है तो हमारे पास Fe+2 फॉर्म ऑफ आयरन होनी चाहिए। तो Fe+3 फॉर्म को कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू द Fe+2 फॉर्म में। देन ये Fe+2 फॉर्म डी एम्प्टी डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर 1 DMPT1 इसमें से मूव करेगी, DMPT1 में से मूव करेगी एंड विद इन द इंटेस्टिनल ल्यूमिन मूव कर जाएगी। ये जो Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करवा रहे होते हैं इधर होते हैं ड्यूडिनल साइटोक्रोम C, ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी होता है, नोट C। ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी होता है जो कि कन्वर्ट करवाता है Fe+2 को Fe+3 को Fe+2 में। देन Fe+2 फॉर्म डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर 1 की मौजूदगी में विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन मूव कर जाती है। अब विद इन इंटेस्टिन में इधर हम लूप्स वगैरह बना देते हैं इंटेस्टाइन के। ये हो गए हमारे पास लूप्स हो गए इंटेस्टाइन के। देन अब विद इन इंटेस्टाइन इसके दो फेट्स होते हैं Fe+2 के, आयरन के दो फेट्स होते हैं। ये एब्जॉर्ब हो सकती है Fe+3 फॉर्म में। ये दोनों जो है हीम और नॉन हीम सोर्स जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट होके एंड एब्जॉर्ब हो सकती है, या यही Fe+2 फॉर्म ये दोनों फॉर्म्स जो हैं फ्रॉम हीम सोर्स एंड नॉन हीम सोर्स ये मूव करेंगी फेरीपोर्टिन पर। इधर पड़े होते हैं फेरीपोर्टिन जो कि इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द इंटेस्टाइन ल्यूमिन, ट्रांसपोर्ट करेंगी इनको फेरीपोर्टिन की मौजूदगी में ये आउटवर्ड मूव कर जाएगी Fe+2 फॉर्म। यानी कि दो फेट से विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन एक ये कन्वर्ट हो जाएगी Fe+3 फॉर्म में और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी फॉर अ सम टाइम एंड या फिर ये Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट होकर फेरीपोर्टिन से मूव अप कर जाएगी Fe+3 फॉर्म। तो अब हम इधर भी लूप्स ड्रा कर लेते हैं। अब फेरीपोर्टिन से जब ये Fe+2 फॉर्म मूव अप करेगी बाहर की तरफ तो इधर पड़े होते हैं हेपास्टिन। ये होती है हिपास्टिन, HEPH, हिपास्टिन। तो हिपास्टिन की मौजूदगी में Fe+2 फॉर्म देन कन्वर्ट हो जाएगी Fe+3 फॉर्म में एंड फिर ये Fe+3 फॉर्म देन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी विद इन अ कैपिलरी चली जाएगी। ये हो गया हमारे पास पूरा आयरन का एब्जॉर्प्शन एंड आयरन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है विद इन अ कैपिलरी। और जो आयरन को रेगुलेट कर रहा होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को, वो होता है हेप्सिडिन। जब हमने आयरन की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ज़्यादा करवानी होगी तो हेप्सिडिन कम रिलीज़ होगा। जब हमने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को कम करवाना होगा तो हेप्सिडिन ज़्यादा आएगा। मतलब हेप्सिडिन रेगुलेट करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हेप्सिडिन कम रिलीज़ होगा, जब एब्जॉर्प्शन कम होगी विद इन इंटेस्टाइन तो हेप्सिडिन ज़्यादा रिलीज़ होगा। यानी कि विद इन अ बॉडी की डिमांड पर है कि कितने आयरन की एब्जॉर्प्शन करवानी है हेप्सिडिन को रिलीज़ करवा के। अब हम देखते हैं, दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्विक के आयरन का एक हीम सोर्स होता है और एक नॉन हीम सोर्स है।
हीम सोर्स जो है वो डायरेक्ट मूव करेगा हीम कैरियर प्रोटीन से और हीम आ जाएगी विद इन इंटेस्टिनल ल्यूमिन, इस पर एक्ट करेंगे हीम ऑक्सीजनेसिस एंड Fe+2 फार्म देन रिलीज़ हो जाएगी। और इधर से नॉन हीम सोर्स कैसे है कि Fe+3 फार्म कन्वर्ट होगी, पहले जब भी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है तो हमारे पास Fe+2 फार्म रिक्वायर होती है। तो Fe+2 फार्म कैसे रिक्वायर होगी कि ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी आएगा जो कि इसको कन्वर्ट करवाएगा Fe+3 फार्म को Fe+2 फार्म में, देन ये मूव अप कर जाएंगे फ्रॉम द ड्यूडिनल डाइवेलेंट मेटल आयन ट्रांसपोर्टर 1 की मौजूदगी में Fe+2 जो फार्म है वो इन द इंटेस्टाइन मूव करेगी। देन ये इसके बाद विद इन इंटेस्टाइनल ल्यूमिन Fe+2 फार्म के दो फेट्स हैं, या ये Fe+3 फार्म में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ये आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ल्यूमिन मूव कर सकती है। तो आउटसाइड कैसे मूव अप करेगी कि फेरिपोर्टिन होगा जो कि Fe+2 फार्म को आउटवर्ड मूव करवाएगा और हेपास्टिन की मौजूदगी में Fe+2 फार्म ही Fe+3 फार्म में कन्वर्ट होगी और कैपिलरी से बाहर कैपिलरी में मूव कर जाएगी। और आयरन की रेगुलेशन में क्या है कि हेप्सिडिन का अगर ज़्यादा लेवल है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी, यानी कि हेप्सिडिन रेगुलेट करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमिन। ये हमारे पास हो गई आयरन की एब्जॉर्प्शन एंड आयरन की ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास हेपास्टिन था, हेपास्टिन जो कि Fe+2 फार्म को Fe+3 फार्म में, आयरन के Fe+2 फार्म को Fe+3 फार्म में कन्वर्ट कर रहा था हेपास्टिन। और दूसरा होता है सेरुलोप्लाज्मिन। ये भी जब इंटेस्टाइन ल्यूमिन से बाहर मूव करेगी, जब ये ब्लड में हमने ट्रांसपोर्ट करवाई थी तो उधर जब भी Fe+2 फार्म को Fe+3 फार्म में कन्वर्ट होना होगा तो तब हमारे पास सेरुलोप्लाज्मिन रिक्वायर होती है। ये दोनों ही हेपास्टिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, तो कॉपर रिक्वायर होती है कन्वर्ट करने के लिए Fe+2 फार्म को Fe+3 फार्म में, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन्स। जब हमारे पास कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन में कॉपर का मेन रोल होता है। Fe+2 फार्म को Fe+3 फार्म में कन्वर्ट करवाता है कॉपर, तो हेपास्टिन और सेरुलोप्लाज्मिन कन्वर्ट करवाते हैं जो कि एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। जब कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आयरन की भी डेफिशिएंसी टेक प्लेस होगी। अब हम देख लेते हैं म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी। इसमें ये कहता है कि जब हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी हो, मतलब अगर हमने आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवानी है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के लेवल पर ही उसकी एब्जॉर्प्शन को हमें ज़्यादा करवाना पड़ेगा, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन होती सिर्फ इंटेस्टाइन के लेवल पर है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल के लेवल पर है। तो अगर हमने एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करानी होगी तो वो भी इंटेस्टाइन के लेवल पे ज़्यादा करवाएंगे। अगर हमने सेक्रीशन ज़्यादा करवानी होगी ऑफ आयरन की तो वो भी हम इंटेस्टाइन के लेवल पर, इंटेस्टिनल म्यूकोजा के लेवल पर ही करवा सकेंगे। ये है म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी। अब हम देख लेते हैं आयरन के यूजेस। तो आयरन के यूजेस में ये है कि आयरन मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड थर्ड वन इज साइटोक्रोम। इन तीनों की फॉर्मेशन में आयरन का मेन रोल होता है। तो एंड सेकंड वन इज़ के आयरन की प्रेजेंट कहाँ पे होती है, आयरन किस में प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, में मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन प्रेजेंट होता है। टेबल्स ओके हो गया। अब इसकी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन को डील कर लेते हैं। डेफिशिएंसी रिलेटेड टू आयरन की डेफिशिएंसी से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया हो जाएगा फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी, हाइपोक्रोनिक एनीमिया।
यानी कि ये जो आरबीसीज होंगे वो स्मॉल साइज़ आरबीसी बनेंगे, माइक्रोसाइटिक यानी कि स्मॉल साइज़ आरबीसीज बनेंगे और उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल भी डिक्रीज़ होगा और इसको हम कह देते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक अनीमिया। तो आयरन की डेफिशिएंसी से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक अनीमिया हो जाता है कि आयरन अगर ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे बॉडी पर। तो उसके लिए क्या है हमारे पास हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें ये होता है कि हमारे पास हाई आयरन जीन FE हाई आयरन जीन में कोई म्यूटेशन आती है, हाई आयरन जीन में म्यूटेशन अकर होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया अकर होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया किस में अकर होगा, वो है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में। और इसका दूसरा नाम क्या है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस का, ब्रोंस डायबिटीज़। इसमें ये होता है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में हाई आयरन जीन की म्यूटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया अकर होता है, इसको ब्रोंस डायबिटीज़ भी कहते हैं। और इसमें सीरम यानी कि ब्लड में जो है वो आयरन फेरेटिन की एंड ट्रांसफेरेटिन इन दोनों का लेवल जो है वो राइज़ कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। और इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि ट्रीटमेंट में उसको आयरन चिलेटर्स देने चाहिए, एंड दूसरा ये है कि आयरन चिलेटर्स और फैलिबोटोमी करनी चाहिए। फैलिबोटोमी क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम वेंस को पंक्चर करते हैं और उसमें से फ्लूइड को निकालते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया कि आयरन चिलेटर्स और फैलिबोटोमी करनी चाहिए। और ये हमारे पास थी आयरन की एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, आयरन की ट्रांसपोर्ट एंड आयरन के यूजेस एंड आयरन रिलेटेड डेफिशिएंसीज एंड एक्सेस। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आयरन के दो सोर्सेज होते हैं, एक हीम सोर्स होता है, एक नॉन हीम सोर्स होता है। हीम सोर्स डायरेक्टली पास करेगा हीम कैरियर प्रोटीन्स को एंड विद इन इंटेस्टाइन ल्यूमिन मूव कर जाएगा, जहाँ पर हीम ऑक्सीजनेसिस एक्ट करेंगे और Fe+2 फॉर्म रिलीज़ हो जाएगी, Fe+2 फॉर्म रिलीज़ होगी। एंड नॉन हीम सोर्स से कैसे होता है, नॉन हीम सोर्स में जो Fe+3 है वो कन्वर्ट होगी फर्स्ट, जब भी हमने मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है तो Fe+2 फॉर्म रिक्वायर होती है। तो Fe+3 फॉर्म को Fe+2 फॉर्म में पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा बाय द ड्यूडिनल साइटोक्रोम B, देन ये मूव करेगा इनटू द डाइवेलेंट मेटल एंड ट्रांसपोर्टर 1 के ज़रिए मूव करेगा विद इन इंटेस्टाइन ल्यूमिन। तो Fe+2 फॉर्म विद इन इंटेस्टाइन ल्यूमिन आ चुकी है। तो इधर इसके दो फेट्स होते हैं, ये Fe+2 फॉर्म फेरिपोर्टिन के ज़रिए आउटसाइड द इंटेस्टाइन ल्यूमिन मूव कर जाए या Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट हो और वहीं पर ही इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब हम ये देखते हैं जो इंटेस्टाइन ल्यूमिन से आउटवर्ड मूव करती है वो Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट होगी हेपास्टिन की मौजूदगी में और Fe+3 फॉर्म देन ब्लड में मूव कर जाएगी। और इसको जो रेगुलेट कर रहा होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन से वो है हेप्सिडिन। अगर हमने इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवानी है तो हेप्सिडिन कम रिलीज़ होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन कम करवानी है तो इंटेस्टाइन से हेप्सिडिन ज़्यादा रिलीज़ होगा। और एक्सेस में ही एक फॉर्म आती है हीमोसिड्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो इंक्रीज आयरन है ना वो इंसोलेबल फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट होती है जो कि हीमोसिड्रिन है, हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट होती है और हीमोसिड्रिन ही देन बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हीमोसिड्रोसिस में क्या होगा कि इंक्रीज आयरन हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट होके और हीमोसिड्रिन ही बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा जो कि इंसोलेबल फॉर्म है आयरन की, इंसोलेबल फॉर्म ऑफ आयरन।
ये हमारे पास थी पूरा आयरन के एब्जॉर्प्शन, आयरन के मेटाबॉलिज्म और आयरन के यूजेस